आज की इस वीडियो में मैं आपको एक और परमवीर चक्र विजेता के बारे में बताऊंगा, कर्नल होशियार सिंह दहिया। कर्नल होशियार सिंह दहिया जिन्हें बैटल ऑफ बसंतर के लिए जाना जाता है, जिस पर अभी एक फिल्म भी बनी है। अभी मैंने बताया था कल मैंने अरुण खेतरपाल के बारे में बताया था कि अरुण खेतरपाल ने कैसे पाकिस्तान के 10 टैंकों को अकेले ही जाके खत्म कर दिया था, तो उनको भी परमवीर चक्र मिला था। तो उनके ऊपर फिल्म आ रही है ये। अब उसके बाद लेकिन इसमें एक और सोल्जर थे, कर्नल होशियार सिंह दहिया। इनको भी परमवीर चक्र मिला था इसी बसंतर की लड़ाई में। तो कौन थे ये कर्नल होशियार सिंह दहिया, इनके बारे में जानेंगे। शूरवीर, परमवीर, शूरवीर, ऐसे ये देश के बहुत बड़े शूरवीर थे, इनके बारे में जानेंगे। इनकी शौर्य गाथा के बारे में जानेंगे। और इंडो बांग्लादेश लिबरेशन वॉर तो देखेंगे, मतलब इंडिया पाकिस्तान वॉर ऑफ 1971। तो शुरुआत करने से पहले आप सबको बता दूं कि ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को पूरा आखिरी तक देखा करें। तो अर्ली लाइफ से शुरुआत करते हैं। तो कर्नल होशियार सिंह दहिया का जन्म 5 मई सन 1936 को हरियाणा के सोनीपत जिले के सिसाना गांव में हुआ था। ये सोनीपत से 25 किलोमीटर की दूरी पर है। अब ये जो गांव है, इस गांव के लिए ये गांव इस बात के लिए फेमस है, आज भी उस समय फेमस था और आज भी ये फेमस है कि यहाँ से हर एक लड़का आर्मी में जाता ही जाता है, चाहे कोई भी हो, कोई भी लड़का हो, यहाँ से आर्मी में तो देखिए जाता ही जाता है। यहाँ पे एक ऐसा है, यहाँ के लोगों को बहुत रहता है। देखिए सिख रेजिमेंट के लोगों का सबसे ज्यादा है, पंजाब रेजिमेंट हो गया या सिख रेजिमेंट के जवान हो गए, उन लोग में हेल्प करना वैसे एक तो सिखों में जरूरी माना जाता ही है। सिख रेजिमेंट हो गए या जाट रेजिमेंट हो गए, जो यहाँ के जो जाट लोग हैं ना, ये हरियाणा में भी जो जाट लोग रहते हैं, वो उनका भी ऐसा रहता है कि है ना, उनको भी जाने का ही रहता है आर्मी में। यहाँ पे ऐसा रहता है, ये बहुत क्रेज रहता है लोगों को कि हमको आर्मी में जाना है, देश की सेवाएं देनी है। अभी 1971 का वॉर हुआ था, उसमें सिख रेजिमेंट का बहुत नाम हुआ था। हालांकि ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद तो सिख रेजिमेंट के कुछ सोल्जर्स ने रिजाइन कर, बहुत से सोल्जर्स ने रिजाइन कर दिया था आर्मी से। खैर वो अलग टॉपिक है। अभी अपन बात कर रहे हैं कर्नल होशियार सिंह दहिया के बारे में। तो सोनीपत जिले में हुआ था। इनके पिताजी जो थे चौधरी हीरा सिंह दहिया, वो एक किसान थे। अब उसके बाद क्या हुआ, शुरुआती पढ़ाई तो इनकी सिसाना गांव में हुई, वहीं पे एक स्कूल में। अब उसके बाद क्या हुआ कि जब स्कूली पढ़ाई हुई, और ये स्पोर्ट्स में काफी ज्यादा अच्छे थे, स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे थे, स्पोर्ट्स में काफी इनका है ना सिलेक्शन भी हुआ था, चैंपियन भी रहे थे, वॉलीबॉल, क्रिकेट, इन सब में इतने अच्छे थे, इतने अच्छे थे। अब ये जब 12th पास हुए, तो 12th पास होने के बाद यहाँ पे क्या हुआ था, हरियाणा में एक कंपटीशन हुआ था स्पोर्ट्स का, क्रिकेट का। इन्होंने इतना अच्छा क्रिकेट खोला, और उस समय जाट रेजिमेंट के एक सोल्जर आए थे, और वो स्पोर्ट्स, और ये उस समय खेल रहे थे। और जब ये इनको खेलते हुए देखा, ये इनसे इतना प्रभावित हुए, उन्होंने बोला कि बेटा तुम आर्मी ज्वाइन करो, हमारे साथ आर्मी ज्वाइन करो, तुम अच्छे शूरवीर हो, तुम स्पोर्ट्स में अच्छे हो, देश को जब भी जरूरत पड़ेगी तुम जैसे वीर जरूर काम आएंगे देश के लिए, तो इससे अच्छा तुम आर्मी ही ज्वाइन करो। वो इतने ज्यादा खुश हुए इनका टैलेंट देख के, जो आर्मी के रेजिमेंट के थे, जो जाट रेजिमेंट के जो ऑफिसर थे ना, वो देख के बहुत खुश हुए इनको। तो उन्होंने बोल दिया कि ठीक है तुम आर्मी ज्वाइन कर लो। तो कर्नल होशियार सिंह ने बोला कि ठीक है, और उन्होंने फिर आर्मी में आईएमए में पढ़ाई की, इंडियन मिलिट्री एकेडमी में। फिर उसके बाद इंडियन मिलिट्री में फिर पढ़ाई की, इस आर्मी के एग्जाम दिए, और फिर 1957 आते आते फिर इन्होंने ये ज्वाइन कर लिया, क्या बोलते, आर्मी ज्वाइन कर लिया। आर्मी में अपनी सेवाएं दे रहे थे। 1962 में भी इन्होंने लड़ाई लड़ी थी, नहीं 1962 में शायद नहीं लड़ी थी, एग्जैक्ट मेरे को नहीं मालूम है, लेकिन हाँ 1965 में ये राजस्थान के छोटे से शहर बीकानेर में मौजूद थे, राजस्थान के बीकानेर में पोस्टेड थे। उस समय भी है ना दुश्मनों को इन्होंने धूल चटाई थी। लेकिन इनका मेन सबसे बड़ा योगदान था सन 1971 के वॉर में। अब देखिए 1971 वॉर, आप देखिए थोड़ा सा हिस्ट्री जानते हैं। देखिए बांग्लादेश में क्या, देखिए पाकिस्तान देखिए 1947 में बना, और उसके बाद देखिए आज तक कभी डेमोक्रेसी रही नहीं है पाकिस्तान में। और आज के हिसाब से तो देखिए पाकिस्तान को लगता है कि बस पूरा गया, आज के जमाने में पाकिस्तान तो कुछ रहा ही नहीं है वहां पे। तब देखिए उस समय भी डेमोक्रेसी का नामो निशान तो नहीं था। 1958 में तो अयूब खान आ गए।
अयूब खान ने पूरा सस्पेंड कर दिया था और 12 साल तो वहां पे मार्शल लॉ रहा। लेकिन जब याहिया खान आया तो याहिया खान ने इलेक्शंस करवाए यहाँ पे 1970 में, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान में। उस समय बंटवारा नहीं हुआ था ना इंडिया पाकिस्तान, मतलब एक ही था ना दोनों, ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान। अब ईस्ट पाकिस्तान तो देखिए बंगाली बोलता था, अब वहाँ पे लैंग्वेज कल्चर था, कल्चर को लेके काफी ज्यादा प्रॉब्लम, रिसोर्सेज भर भर के ले जाते थे। अब पहली बार वेस्ट पाकिस्तान में होते हैं जनरल इलेक्शन दिसंबर 1970 में, और उस समय ये दो पार्टियों के बीच में होते हैं, पीपीपी यानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और आवामी लीग जो ईस्ट पाकिस्तान की होती है, जिसके लीडर होते हैं शेख मुजीबुर रहमान। अब पाकिस्तान में जब इलेक्शन हुए उस समय, तो आवामी लीग के शेख मुजीबुर रहमान गए जीत। अब जैसे यहाँ पे शेख मुजीबुर रहमान जीते, इधर पाकिस्तान को ईगो पे आ गया कि हमारी पार्टी को वोट न देके तुमने उनको वोट कैसे कर दिया। 166 से ज्यादा सीट्स आवामी लीग ने जीती उस समय। तब उसके बाद उन्होंने काफी बोल दिया कि अब ये बात पाकिस्तान तो इस बात से आग बबूला हो गया। जनरल टिक्का खान को बुलाया, बना दो सबके टिक्के, इंसानों के टिक्के बनाने में तो माहिर था ये जनरल टिक्का खान। तब उसके बाद 25 मार्च के 1971 की रात को ईस्ट पाकिस्तान में ऑपरेशन सर्चलाइट और खूब मास मर्डर हुए, वहां पे बहुत कुछ हुआ, जो मतलब हद पार कर दी थी उस समय तो इंसानियत की, कि मतलब बताने लायक भी बहुत कुछ चीजें नहीं है इसमें। तो मास मर्डर, रेप्स, 4 साल से लेके 70 साल तक की महिलाओं के साथ बलात्कार किया गया, छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा, नवजात बच्चों को नहीं छोड़ा इसमें। तब ये अलग प्रॉब्लम। अब देखिए ईस्ट पाकिस्तान, देखिए बांग्लादेश तो भारत से सबसे बड़ी बॉर्डर शेयर करता है यहाँ से, तो इधर से क्या हुआ कि इधर से आसाम, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा, मेघालय, ये सब स्टेट्स में क्या, इधर से भर भर के रेफ्यूजीज आने लगे। इंदिरा गांधी उस समय प्राइम मिनिस्टर थी, इतनी क्राइसिस, रेफ्यूजी क्राइसिस इतनी ज्यादा बढ़ गई, इंदिरा गांधी ने देखा, बोले ये क्या हो रहा है। पता चला कि पाकिस्तान इस तरीके के कारनामे कर रहा है वहां पे ईस्ट पाकिस्तान में। इधर इंदिरा गांधी ने सैम मानेकशॉ को बुलाया, जनरल सैम मानेकशॉ को बोला क्या करना चाहिए, हमला करो यहाँ पे। तो सैम मानेकशॉ ने बोला देखिए अभी तो हमला होगा नहीं, बहुत सारी प्रॉब्लम है, अभी मानसून का टाइम भी है, काफी कुछ है, अगर अभी हमला कर दिया तो है ना हम यहाँ से, मतलब अभी इंडियन आर्मी हार जाएगी। तो इंदिरा गांधी ने बोला कि ठीक है कब वॉर किया जाए, उन्होंने बोला कि ठीक है आप हमको वक्त दे दो, उसके बाद तो फिर हम ऐसा बम मारेंगे कि पूरा इलाका ही धुआं धुआं हो जाएगा। मतलब ऐसे तो नहीं बोला था, लेकिन हाँ उनका ये कहना था कि अभी वक्त आने दो, फिर उसके बाद बताते हैं पाकिस्तान को क्या कर रहा है पाकिस्तान, ठीक है। तो फिर उसके बाद बात हो गई, तब तक मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी गई। फिर उसके बाद जब इधर से मुक्ति वाहिनी को ट्रेनिंग दी, इधर से ईस्ट पाकिस्तान इस दखल अंदाजी से अपना आपा खो बैठा। और उसके बाद क्या हुआ कि 3 दिसंबर को पाकिस्तान ने, इंडिया पहले रिट्रीट करता उससे पहले पाकिस्तान ने हमला कर दिया ऑपरेशन चंगेज खान के तहत। आगरा, पठानकोट, अमृतसर, जोधपुर, जैसलमेर, बीकानेर, जम्मू कश्मीर, उत्तरलाई जैसे बड़ी बड़ी पूंछ सेक्टर में और सब जगह गोलियां चलाई, कुछ इलाकों में बमबारी भी की, और इधर से फिर हो गया वॉर डिक्लेयर। अब यहाँ पे वॉर डिक्लेयर हुआ, 13 दिन तक युद्ध चला। लेकिन यहाँ पे बैटल ऑफ बसंतर लड़ी गई थी, और बसंतर का भी मैंने उस दिन बताया था सेकंड लेफ्टिनेंट अरुण खेतरपाल के बारे में, कि उन्होंने कैसे पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया था। तब जैसे ही उन्होंने पाकिस्तानी टैंकों को नष्ट किया था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे एक और थे कर्नल होशियार सिंह दहिया का इसमें क्या रोल था देखिए। कर्नल उस समय, हालांकि ये मेजर थे, मैं आपको ये बात बताता हूँ, यहाँ पे ये कंफ्यूज, मतलब कर्नल नहीं थे ये, आप ये मत समझना कि शुरुआत से ही कर्नल थे, रिटायर जब हुए थे तब इनको कर्नल, तब ये कर्नल की पोस्ट से हुए थे। तो इसलिए मैं अगर कर्नल बोल रहा हूँ तो अभी ये मेजर ही है अभी एक तरह से, अभी आप यही समझिएगा कि अभी रिटायर नहीं हुए, तो इसलिए मेजर थे, तो उससे पहले कर्नल थे, बाद में कर्नल बने थे। तो ठीक है, तब यहाँ पे क्या हुआ, बैटल ऑफ बसंतर के टाइम पे, अब उस समय जो यहाँ के सीईओ साहब थे कर्नल, ये लेफ्टिनेंट जनरल हनुत सिंह राठौड़ ने ये डिसीजन लिया था ना कि टैंकों को कैसे अंदर लेके जाना है, क्या है सारी चीजें। अब इधर से क्या हुआ कि पाकिस्तानियों ने यहाँ पे लैंड माइन्स बिछा दिए थे। लैंड माइन्स क्या थे कि यहाँ पे कहीं पे भी टैंक लगते, मतलब अगर यहाँ पे अगर किसी का भी पैर पड़ता, बम फट जाता, वहीं पे वो सैनिक की जान चली जाती, या अगर वहां पे टैंक भी अगर जाते वहां से, तो है ना टैंकों को में भी फिर इधर से बम फट सकता था, टैंकों में भी काफी ज्यादा नुकसान हो सकता था। तो काफी सारे इंजीनियर्स को इसमें बोला गया कि है ना यहाँ से
लैंड माइन्स यहाँ से निकालो, लैंड माइन यहाँ से निकालो और है ना यहाँ सब ये सब सही करो इस चीज को। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि सारे इंजीनियर जब तक काम कर रहे थे, फिर उसके बाद क्या हुआ, कर्नल होशियार सिंह इधर से पाकिस्तान की टुकड़ी आई, उन्होंने काफी भारी शेलिंग की, इधर से उन्होंने काफी ज्यादा भारी शेलिंग की। होशियार सिंह गए वहां पे, फिर उन्होंने भी उधर से उल्टा उधर से जवाब दिया, अपनी बंदूक लेके गए, बंदूक से वहीं पे ही है ना कई सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा, पाकिस्तानी सोल्जर्स को मारा। उसके बाद एक गोली उनको भी आके लग गई। अब उसके बाद क्या हुआ कि जैसी उनको भी एक गोली आके लगी, तो यहाँ पे क्या हुआ कि इधर से आर्मी के जो कुछ एक जवान थे, आर्मी के जो जवान थे, फिर यहाँ पे उनको एक जवान को गोली लगी, तो फिर मैं ना उसको बचाने के लिए आगे बढ़ गए। पाकिस्तानी इधर से काफी बड़ी शेलिंग किए जा रहे थे, बड़ी काफी ज्यादा बड़ी शेलिंग हो रही थी, काफी फायरिंग की जा रही थी, लेकिन फिर भी होशियार सिंह पीछे नहीं हटे, एकदम आगे बढ़ते गए, अपनी जान की परवाह किए बिना ही वो आगे बढ़े, सोल्जर्स को बचाने के लिए आगे बढ़े। उन्होंने भी फायरिंग चालू की, और फायरिंग चालू करने के बाद उन्होंने पाकिस्तान के 85 सैनिकों को मार डाला, 85 सैनिकों की जान वहीं पे ले ली। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उनका एक उनके साथी को काफी ज्यादा घायल हो गए थे, और कर्नल होशियार सिंह को भी है ना गोली लग गई थी। तो उसकी बंदूक है ना उन्होंने संभाली हुई थी, एक साथी थे, उनकी भी बंदूक को संभाला हुआ था, क्योंकि वो काफी ज्यादा घायल हो गया था, वो लड़ नहीं पा रहा था। तो उधर से उन्होंने उस फ्रंट पे भी जाके लड़ाई लड़ी, वहां पे जैसी उधर से उस फ्रंट पे लड़ाई लड़ी, यहाँ पे पाकिस्तान की शेलिंग हो रही थी, और शेलिंग से काफी ज्यादा उनको लग गई, बहुत इंजरीज हो गई, काफी ज्यादा बेहोश हो गए। लेकिन उसके बाद वो है ना ठीक है, तो 2 मिनट आराम किए, फिर है ना फिर वो वापस से लड़ाई लड़ने गए। जैसे इधर लड़ाई लड़ने गए, उन्होंने काफी सारे पाकिस्तानियों को उधर से मार रहे थे, वो भी कई सैकड़ों पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने मार डाला, मौत के घाट उतार दिया। अब वो इतना बहादुरी से लड़ रहे थे, लड़ते लड़ते क्या हुआ कि वो भी घायल होते जा रहे थे। काफी ज्यादा हिम्मत की बात है, लेकिन ये काफी ज्यादा हिम्मत की बात है कि घायल इतने ज्यादा हो गए, सांस नहीं ले, मतलब देखिए लड़ने में तो देखिए इंसान एक लेवल के बाद तो थक ही जाएगा ना, कितना लड़ लेगा ज्यादा से ज्यादा, लेकिन उनमें जज्बा था तो उन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी। इसीलिए तो बोलते हैं कभी भी जंग जज्बे से नहीं जीती जाती है, अपने अंदर उसके लिए दिमाग भी होना चाहिए, हमेशा बोला जाता है ये बात। तो उन्होंने काफी ज्यादा लड़ाई लड़ी, तो अब वो काफी ज्यादा घायल भी हो गए थे, काफी उनमें से उनको खून भी बह रहा था। लेकिन उनके तो उसके बाद क्या हुआ कि जो वहां के कुछ सोल्जर्स थे, उन्होंने बोला कि देखो आप पीछे हट जाओ। तो उन्होंने बोला कि नहीं, अभी मैं पीछे तो नहीं हटूंगा, अभी मेरी बंदूक को, उन्होंने बोला कि नहीं, अभी अभी मैं और लड़ूंगा, जब तक ये पाकिस्तानी पूरे यहाँ से नहीं जाएंगे तब तक तो मैं लड़ूंगा ही लड़ूंगा। तो फिर उसके बाद भी वो लड़ते लड़ते उनको भी और इंजरीज होने लगती है, और भी उनके गोलियां लगती है, काफी ज्यादा, काफी कुछ हो गया होता है उनको, तो और घायल हो जाते हैं। तो उनके सोल्जर उनको समझाते कि देखिए आप ऐसे है, अभी आप पीछे हट जाइए, आपने जितना जो भी काम करना था ना सब कर दिया है, अब लड़ाई देखिए, अब हमको संभाल लेने दीजिए, दुश्मनों का आगे का जो होगा हम कर लेंगे, आप पहले यहाँ से निकलिए अभी बैटल फील्ड से, और अपना इलाज कराइए। देखिए बसंतर की जो मैं बात करूँ ना, तो बसंतर का तो क्या है, बसंतर नाला जो है ना, बसंतर रिवर, वो इधर से पूरा अमृतसर से आगे 50 किलोमीटर की दूरी पर है, अमृतसर से आगे पड़ता है ये, अमृतसर के पास ये जगह। और यहाँ से क्या है, इधर से जम्मू, अमृतसर और ये पंजाब के पूरे लाइन को, रेलवे लाइन और ये पूरे इधर को जोड़ता है। तो पाकिस्तानियों का यही प्लान था ना कि इसको काट देंगे, तो इसको कैप्चर करना भी काफी ज्यादा जरूरी था, वरना अगर ये बसंतर, अगर यहाँ से अगर नाला अगर ये पूरा कट जाता ना, तो समझ लीजिए लिंकअप यहाँ से हट जाता, पूरा पंजाब से लेके जम्मू पूरा चला जाता यहाँ से। तो इसको कैप्चर करना जरूरी था। तो उसके बाद क्या हुआ कि होशियार सिंह को बोला गया कि देखिए साहब, अभी आपने काफी ज्यादा लड़ाई लड़ ली, अच्छे से आपने काम किया, बहादुरी से लड़ाई लड़ी है, अब देखिए आप हट जाइए यहाँ से, अब अपना इलाज करवा लीजिए पहले। उन्होंने बोला कि नहीं, जब तक सीज फायर नहीं होगा भारत और पाकिस्तान के बीच में, मैं तब तक लड़ाई लड़ूंगा, और जब तक दुश्मनों को धूल नहीं चटा दिया तब तक यहाँ से पीछे तो नहीं हटूंगा। उसके बाद भी फिर वो काफी ज्यादा दुश्मन आते हैं, दुश्मन की भारी शेलिंग होती है, बहुत बड़ा हमला होता है, पाकिस्तानी दोनों में आमना सामना होता है, काफी ज्यादा लड़ाई होती है। और देखिए 16 दिसंबर को तो पाकिस्तानियों ने सरेंडर कर ही दिया था, 17 दिसंबर को जाके फिर वो जब
कई सारे सैनिकों की मौत हो जाती है और काफी सब सरेंडर कर देते हैं। सीज फायर का साइन हो जाता है, सीज फायर, और डिक्लेयर कर दिया जाता है आर्मी के द्वारा कि अब इंडिया पाकिस्तान के बीच में सीज फायर कर दिया गया है। अब इंडिया पाकिस्तान का ये डिक्लेयर हो जाता है कि सीज फायर कर दिया जाता है। और फिर है ना, और जब यहाँ पे उनको पता चला कि अब सीज फायर हो गया, अब लड़ाई नहीं होगी, तब उसके बाद जाके फिर कर्नल होशियार सिंह दहिया की जान में जान आई। फिर उन्होंने भी काफी रिट्रीट, फिर आर्मी वहां से, फिर वो अपनी लड़ाई खत्म हुई, फिर उनको वहां से सुरक्षित लाया गया और हॉस्पिटल ले जाके उनका इलाज करवाया गया। हॉस्पिटल ले जाके काफी अच्छे से इलाज कराया गया। कुछ सालों के बाद वापस ठीक हुए। ठीक होने के बाद वो आर्मी में अपनी सेवाएं देते रहे, आर्मी को हैंडल करते रहे। और 26 जनवरी सन 1972 को उनको राष्ट्रपति वीवी गिरी के द्वारा परमवीर चक्र मिला था। देखिए, परमवीर चक्र तो जिंदा रहते हुए भी दिया जाता है और मरणोपरांत भी दिया जाता है। अगर आप जिंदा नहीं है तो भी दिया जाता है, फिर उसके बाद काफी पेंशन भी दी जाती है आर्मी के द्वारा। देखिए, हमारे जवानों का बहुत अच्छे से ख्याल रखा जाता है इंडियन आर्मी के द्वारा। तो ऐसा नहीं है कि उनको है ना प्रॉपर पोस्टमसली भी दिया जाता है, तो भी है ना उनको, उनके घर वालों को पैसे वैसे दिए जाते हैं, साथ में 20,000 रुपए की पेंशन होती है, और है ना उनको मेडल दिया जाता है बड़ा सा, और जिंदा रहते हुए भी उनको काफी फैसिलिटीज दी जाती है। अब उसके बाद क्या हुआ कि आर्मी में अपनी सेवाएं देते रहे। साल 1988 में क्या हुआ कि ये रिटायर हो गए। रिटायर होने के बाद ये जयपुर गए और जयपुर में ही सेटल हो गए। जयपुर में सेटल हुए, वहां पे रहने लगे। और फिर उसके बाद 6 दिसंबर 1998 को कर्नल होशियार सिंह दहिया का कार्डियक अरेस्ट की वजह से स्वर्गवास हो गया। उन्होंने अंतिम सांस ली। और जब उनकी डेथ के बारे में पता चला तो फुल मिलिट्री ऑनर के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। पूरे राजस्थान से बहुत सारे लोग आए थे उनको ट्रिब्यूट देने के लिए। तो ये था कर्नल होशियार सिंह दहिया के बारे में। ऐसे ही परमवीरों के बारे में, ऐसे ही शूरवीरों के बारे में सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, भारत माता की जय।